Hello everybody, welcome to our channel our health and wellness. So today we are going to discuss about improvement in food resources for class 9. फूड हमारे लिए क्यों ज़रूरी है? क्योंकि फूड हमें कार्बोहाइड्रेट्स देता है, फैट्स देता है, प्रोटीन्स देता है, फाइबर देता है, मिनरल्स देता है और विटामिन्स देता है, जो कि हमारी ग्रोथ, हमारी अच्छी हेल्थ और हमारी बॉडी के डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है. अब होता क्या है, जितने भी क्रॉप्स होते हैं उनको अलग अलग क्लाइमेटिक कंडीशंस चाहिए होती हैं, अलग अलग टेम्परेचर चाहिए होते हैं अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए और अपनी ग्रोथ के लिए. फोटो पीरियड क्या होता है? जो ड्यूरेशन ऑफ सनलाइट मिलती है क्रॉप्स को, उसको हम फोटो पीरियड्स कहते हैं. अब होता क्या है, जो प्लांट्स की ग्रोथ है या उनकी फ्लावरिंग है, ये सनलाइट पर ही डिपेंड करती है. तो अगर आप क्रॉप प्रोडक्शन को सक्सेसफुल करना चाहते हैं तो किस पर डिपेंड करेगा? एक तो आपके जो न्यूट्रिएंट सप्लाई है उस पर डिपेंड करेगा, वो कैसा क्लाइमेट फेस कर रहा है इस पर डिपेंड करेगा, और उसको कितना वाटर मिल रहा है अपनी ग्रोथ के लिए, अपने डेवलपमेंट के लिए, उस पर डिपेंड करेगा हमारा सक्सेसफुल क्रॉप प्रोडक्शन. दूसरी बात यह है, एक तो हमें एजुकेशन होनी चाहिए. जो भी क्रॉप प्रोडक्शन में इन्वॉल्व है उसको अच्छी एजुकेशन होनी चाहिए कि कौन सा क्रॉप कैसे ग्रो करता है, कैसे डेवलप करता है. जो भी फैक्टर्स होते हैं जो हमारे क्रॉप के यील्ड के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, उनको हम कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं, ये भी हमें पता होना चाहिए. अब होता क्या है, कई तरह के क्रॉप्स होते हैं. होते हैं राबी क्रॉप्स, जो कि विंटर सीजन में ग्रो करे जाते हैं. विंटर सीजन आपका नवंबर से मार्च या अप्रैल तक माना जाता है, और इसमें आप ग्रो करते हैं ग्रेन्स जैसे वीट, मस्टर्ड, पीस, ग्राम एक्सेट्रा. तो ये सब हम रबी क्रॉप्स बोलते हैं. नेक्स्ट आ जाते हैं आपके खरीफ क्रॉप्स, जो कि हम रेनी सीजन में ग्रो करते हैं, जो कि लगभग जून से अक्टूबर तक लास्ट करता है. इसके एग्जांपल्स हो जाते हैं आपके पिजन पी, मेज, कॉटन, ब्लैक ग्रेन, सोयाबीन या फिर पैडी. तो आप क्रॉप वैरायटी को आप कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं? तो या तो आप कोई नया जीन उसमें इनकॉर्पोरेट कर दें, जिसको हम जेनेटिक मॉडिफाई क्रॉप्स कहते हैं, या फिर उसमें हाइब्रिडाइजेशन कर दें. हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है, जो अलग अलग तरह के प्लांट्स होते हैं उनकी क्रॉसिंग करा देते हैं. अब ये अलग अलग जेनरा वाले प्लांट्स को भी आप इंटरब्रीड कर सकते हैं, क्रॉस कर सकते हैं, या फिर अलग अलग स्पीशीज़ के प्लांट्स को भी क्रॉस कर सकते हैं, या फिर अलग अलग वैरायटी के प्लांट्स को भी क्रॉस कर सकते हैं. तो ये क्रॉप यील्ड जो होता है, या फिर किस पर डिपेंड रहता है? एक तो पानी की अवेलेबिलिटी पे डिपेंड रहेगा, दूसरा आपकी सॉइल की क्वालिटी पे डिपेंड रहेगा, तीसरा आता है वेदर कंडीशंस. तो आपके क्रॉप को अलग अलग वेदर कंडीशंस फेस करनी पड़ती हैं. कभी तो पानी की बिल्कुल कमी हो जाती है, तो कभी इतनी बरसात हो जाती है कि फ्लड जैसी सिचुएशन आ जाती है. तो हमारे लिए कौन सी वैरायटीज़ यूज़फुल रहती हैं? ऐसी वैरायटीज़ यूज़फुल रहती हैं जो कि अलग अलग क्लाइमेटिक कंडीशंस को फेस कर सकें. तो कौन से ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिससे आप वैरायटी इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं? तो सबसे पहले तो आता है ऐसा क्रॉप होना चाहिए आपका जिसकी एडेप्टेबिलिटी ज़्यादा हो. मतलब वो ड्रॉट में भी ग्रो कर पाए, या फिर फ्लड जैसी कंडीशन हो तो भी ग्रो कर पाए, डिस्ट्रॉय ना हो. नेक्स्ट आता है, ऐसे क्रॉप्स की आजकल डिमांड है जो जल्दी से मैच्योर हो जाते हैं. क्यों? क्योंकि उससे क्या होता है, आपके लिए इकोनॉमिकली यूज़फुल रहते हैं. मान लीजिए कोई क्रॉप आपका 4 मंथ्स में मैच्योर हो रहा है, और अगर वो उसको आप ऐसे मॉडिफाई कर लेते हैं कि वो 2.5 मंथ्स में मैच्योर हो जाए, तो आपको उसके रिजल्ट्स जल्दी मिलेंगे, आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, आपकी कंडीशन इकोनॉमिकली बेटर हो जाएगी. नेक्स्ट आता है इम्प्रूव्ड क्वालिटी. अगर आप क्रॉप की क्वालिटी को इम्प्रूव करते हैं, कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं? मान लीजिए आपके ऑयल सीड्स हैं, जैसे सनफ्लावर ऑयल है, ऑलिव ऑयल है, तो अगर उसमें ऑयल ज़्यादा आने लगे तो ऑब्वियसली उसकी क्वालिटी इम्प्रूव होगी. या फिर आपके फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं, वो अगर अच्छी क्वालिटी के आने लगे, उनमें विटामिन एंड मिनरल कंटेंट ज़्यादा होने लगा, तो भी आपकी क्वालिटी इम्प्रूव होगी. या फिर आपकी जितनी दालें हैं उनमें प्रोटीन कंटेंट बढ़ जाए, तब भी आपकी क्वालिटी इम्प्रूव होगी. नेक्स्ट ऑप्शन आता है आपका, अगर
जैसे आपके फॉडर क्रॉप्स हैं, उनमें अगर टॉलनेस ज़्यादा हो, ब्रांचिंग ज़्यादा हो तो ये डिज़ायरेबल रहता है। लेकिन जो आपके सीरियल क्रॉप्स होते हैं तो उसमें ड्वार्फनेस ही डिज़ायर्ड रहती है, ताकि ये क्रॉप्स कम न्यूट्रिएंट्स कंज्यूम कर पाएँ। नेक्स्ट ऑप्शन आता है आपका मैन्योर, कॉम्पोस्ट एंड वर्मी कॉम्पोस्ट। अब ये क्या होते हैं? तो एक होता है ग्रीन मैन्योर। ग्रीन मैन्योर क्या होता है कि जैसे जब आप क्रॉप को सो करना जा रहे होते हैं तो उससे पहले सनहेम्प या गुआर को ग्रो कर लेते हैं और उसकी मल्चिंग कर देते हैं। कैसे? प्लोइंग करके, सॉइल में प्लो करके। तो उससे क्या होता है, वो ग्रीन मैन्योर में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिससे सॉइल आपकी फॉस्फोरस और नाइट्रोजन में रिच हो जाती है। नेक्स्ट आता है वर्मी कॉम्पोस्ट। अब ये क्या होता है? ये ऐसी कॉम्पोस्ट है जो कि आपके प्लांट और एनिमल रिफ्यूज़ को डिकम्पोजिशन से आती है, लेकिन विद द हेल्प ऑफ अर्थ फॉर्म्स। तो इसको हम वर्मी कॉम्पोस्ट कहते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आता है कॉम्पोस्ट। अब ये क्या होता है? ये आपका जो लाइव स्टॉक एक्सक्रीटा है, जैसे काउ डंग है, एनिमल रिफ्यूज़ है, डोमेस्टिक वेस्ट है, सीवेज है, स्ट्रॉ है, या फिर इरेडिकेटेड वीड्स हैं, वेजिटेबल वेस्ट है, इससे आता है। ये मटेरियल को हम पिट्स में डिकम्पोज करते हैं और जो प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन होता है इसको हम कंपोस्टिंग कहते हैं। इस कंपोस्ट का फ़ायदा ये रहता है कि इसमें न्यूट्रिएंट्स और ऑर्गेनिक मैटर काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में आपको मिल जाते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आता है आपका मैन्योर। मैन्योर में ऑर्गेनिक मैटर अच्छी क्वांटिटी में होता है, लेकिन उसमें कुछ स्मॉल क्वांटिटीज़ ऑफ न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं। मैन्योर कैसे प्रिपेयर किया जाता है? बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट वेस्ट एंड एनिमल एक्सक्रीटा। तो इससे एडवांटेज ये रहता है कि आपकी सॉइल की फर्टिलिटी इम्प्रूव होती है। नेक्स्ट ऑप्शन आता है आपका फर्टिलाइजर्स। फर्टिलाइजर्स आपके कमर्शियली प्रोड्यूस्ड प्लांट न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि मेनली पोटेशियम, फास्फोरस और नाइट्रोजन सप्लाई करते हैं। ये इसलिए इस्तेमाल किए जाते हैं ताकि आपके क्रॉप्स की वेजिटेटिव ग्रोथ अच्छी हो, उससे हेल्दी प्लांट्स मिले और आपके जो फार्मिंग है उसमें यील्ड अच्छी आए। नेक्स्ट आते हैं आपके प्लांट न्यूट्रिएंट्स। तो प्लांट न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो कुछ कैटेगरीज में आते हैं, जैसे मैक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स वो होते हैं जो ज़्यादा क्वांटिटीज़ में रिक्वायर्ड होते हैं। ये आपके 6 होते हैं, जैसे नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस है, पोटेशियम, कैल्शियम, सल्फर एंड मैग्नीशियम। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स वो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो भी कम क्वांटिटी में चाहिए होते हैं, और इसके एग्जांपल्स हो जाते हैं आपके क्लोरीन, मोलिब्डेनम, कॉपर, जिंक, मैंगनीज, आयरन एंड बोरोन। इसके अलावा एयर हमें ऑक्सीजन और कार्बन सप्लाई करती है, जबकि वाटर हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन सप्लाई करता है। नेक्स्ट आता है आपका ऑर्गेनिक फार्मिंग। अब ये ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या होती है? ये ऐसा फार्मिंग सिस्टम है जिसमें केमिकल्स का इस्तेमाल मिनिमम होता है या ना के बराबर होता है, जैसे वीडीसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, हर्बिसाइड्स या फर्टिलाइजर्स। लेकिन इसमें ऑर्गेनिक मैन्योर्स का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा किया जाता है, फार्म वेस्ट की रिसाइकलिंग की जाती है, या फिर बायोलॉजिकल एजेंट्स का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे ब्लू ग्रीन एल्गी। ब्लू ग्रीन एल्गी का इस्तेमाल हम बायो फर्टिलाइजर्स का की तरह करते हैं। नीम लीव्स और टर्मेरिक को हम ग्रेन स्टोरेज में इस्तेमाल करते हैं, जो कि एक पेस्टिसाइड की तरह काम करती हैं, लेकिन ये उनको कोई नुकसान नहीं पहुंचाती। इसमें हम क्रॉपिंग सिस्टम कुछ अच्छे यूज़ करते हैं, जैसे क्रॉप रोटेशन, इंटरक्रॉपिंग या मिक्स्ड क्रॉपिंग। इसमें क्या होता है कि आप इंसेक्ट और पेस्ट कंट्रोल अच्छी तरह कर सकते हैं और साथ ही साथ आपको न्यूट्रिएंट्स भी मिल जाते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू सो मच।